Good morning to everyone. Let us move forward with the Schrodinger equation. Our next problem is the potential step. Basically in this problem we have potential in the shape of a step. जिस तरह से सीढ़ी का शेप होता है उसी तरह से यहाँ पर पोटेंशियल का शेप भी होगा, इसीलिए इस प्रॉब्लम को हम बोलेंगे पोटेंशियल स्टेप। इस पोटेंशियल का जो शेप है वो एक सीढ़ी की तरह, इसीलिए हमने इसे बोला है पोटेंशियल स्टेप प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब देखिए हमें इस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। नाउ लेट अस कंसीडर टोटल एनर्जी ई वाला एक पार्टिकल जो है वो लेफ्ट साइड से एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करता हुआ एक कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड के अंदर एंट्री ले रहा है, और वो कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड जो है वो एक सीढ़ी की शेप का है जिसको हम पोटेंशियल स्टेप कहेंगे। यानी कि हमारी इस प्रॉब्लम में एक पार्टिकल है जिसकी टोटल एनर्जी है ई, और वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता हुआ एक कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड में एंट्री करेगा, और इस कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड का शेप जो है वो एक स्टेप की तरह है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे पोटेंशियल स्टेप। ओके, अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था श्रोडिंगर इक्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेफिनेट स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप होता है वी हैव टू डिफाइन द पोटेंशियल। उसके बाद में पोटेंशियल को डिफाइन करने के बाद हम श्रोडिंगर की इक्वेशन लिखते हैं, श्रोडिंगर की इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखते हैं, उस सॉल्यूशन में जो भी कांस्टेंट्स आते हैं हम पहले उन कांस्टेंट्स की वैल्यू को डिराइव करते हैं एंड सो ऑन। ओके, तो नंबर फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू डिफाइन द पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल को डिफाइन करने से पहले हमें इस तरह की प्रॉब्लम में एक डेफिनेट रीजन को भी डिफाइन करना है। लेट अस कंसीडर this to be reason second and this to be reason 1. ओके, ये हमारा रीजन सेकंड है, यानी कि जीरो के राइट साइड वाला रीजन सेकंड हो गया और जीरो से लेफ्ट साइड वाला हो गया रीजन फर्स्ट। डू रिमेम्बर वन अनदर थिंग, इस पोटेंशियल स्टेप की मैक्सिमम हाइट है वी नॉट। अब जो पार्टिकल मूव करता हुआ एंट्री ले रहा है उस पार्टिकल के पास में भी दो केस हो सकती है। नंबर फर्स्ट केस, इट्स एनर्जी कैन बी लेस देन वी नॉट, अगर इसकी एनर्जी वी नॉट से कम होगी तो वो नीचे आएगा। एंड नंबर सेकेंड केस इज इफ एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट। इसका मतलब इस डेरिवेशन में हमारे पास में दो रीजंस हैं, साथ ही दो केसेस भी हैं दैट पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से कम है और पार्टिकल की एनर्जी वी नॉट से ज्यादा है। ओके, सबसे पहले हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखिए, रीजन फर्स्ट, इस रीजन के अंदर इस पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। रीजन फर्स्ट इस लाइन से इधर लेफ्ट साइड वाला जो भी है वो रीजन फर्स्ट है, तो रीजन फर्स्ट के लिए हमारे पास में पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है। फॉर रीजन सेकेंड, अब इस वाले रीजन में देखिए पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट पोटेंशियल है दैट इज वी नॉट, तो रीजन सेकेंड के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू वी नॉट के बराबर है। ओके, नाउ वी हैव टू राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन आई एम टेकिंग फर्स्ट। आपको सबसे पहले एक केस के लिए सॉल्व करना है और उसके बाद में दूसरे वाले केस के लिए आपको सॉल्व करना है। केस फर्स्ट के अंदर मैं कंसीडर कर रही हूं दैट एनर्जी इज लेस देन वी नॉट। आप ध्यान दीजिए, जब भी इनकमिंग पार्टिकल की एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम है तो उस कंडीशन के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल कभी भी इस बैरियर को क्रॉस करके इधर आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके पास में एनर्जी उसकी पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम एनर्जी है। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल कभी भी रीजन फर्स्ट से रीजन सेकेंड में नहीं आ पाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्योंकि इसकी एनर्जी पोटेंशियल हाइट से कम है, इसलिए ये पार्टिकल रीजन फर्स्ट की वॉल से टकराएगा और टकरा के वापस इधर ही मूव हो जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब हमें इसी चीज को क्वांटम मैकेनिकली सॉल्व करके देखना है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी क्या यही रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, आपको फर्स्ट केस हम कंसीडर कर रहे हैं, हमने पोटेंशियल पहले ही डिफाइन कर दिया। आवर सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन।
ओके, आई होप आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन से आप तो दोस्ती हो ही गई होगी। नाउ आपको हर डेरिवेशन के अंदर पहले आपको केस डिफाइन करना है, उसके बाद में आपको श्रोडिंगर इक्वेशन रीजन फर्स्ट के लिए अलग लिखनी है और रीजन सेकंड के लिए अलग लिखनी है। आई एम कंसिडरिंग द वेव फंक्शन फॉर रीजन फर्स्ट टू बी psi 1 एंड वेव फंक्शन फॉर रीजन 2 टू बी psi 2। ओके, सो फॉर द रीजन फर्स्ट what would we have? We would have minus of h cut square upon 2m del 2 psi 1 by del x square प्लस, देखिए रीजन फर्स्ट के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 आ गया। इट वुड बी e psi 1, हेंस वी वुड गेट del 2 psi 1 upon del x square plus twice of m e upon h cut square psi 1 is 0. This is our equation number 2. ओके, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हमने इसको कांस्टेंट मान लेते हैं हम। दिस कांस्टेंट टू बी k स्क्वायर psi 1 इक्वल्स टू 0, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं a e रेज टू आयोटा kx प्लस b e रेज टू माइनस ऑफ आयोटा kx। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। वेव फंक्शन का फर्स्ट पार्ट दैट इज a e रेज टू आयोटा kx, जो पार्टिकल पॉजिटिव x की तरफ मूव कर रहा है उसके वेव फंक्शन को शो कर रही है। दूसरे टर्म में e रेज टू माइनस ऑफ आयोटा kx है, इसका मतलब ये वाला वेव फंक्शन का ये वाला जो पोर्शन है ये उस पार्टिकल के वेव फंक्शन को डिपिक्ट कर रहा है जो यहां से टकरा के वापस नेगेटिव एक्स की तरफ मूव करेगा। ओके, e की पावर आयोटा के एक्स जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल को बता रहा है और e रेज टू माइनस आयोटा के एक्स जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन को शो कर रहा है। ओके, दिस इज अवर वेव फंक्शन फॉर रीजन फर्स्ट। अब हमें रीजन सेकेंड के लिए भी वेव फंक्शन को लिखना है। श्रोडिंगर इक्वेशन इज माइनस ऑफ h कट स्क्वायर अपॉन 2m del 2 psi 2 by del x स्क्वायर। इन वाले रीजन के अंदर हमारे पास में पोटेंशियल v नॉट के बराबर था, तो हम लिखेंगे v नॉट psi दैट इज e psi 2। ओके ओके, नाउ फर्दर सॉल्व इट, वी वुड गेट, ओके नाउ लेट, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर e माइनस वी नॉट आ रहा है। ओके, लेकिन हम कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, वेयर e इज लेस देन v नॉट, तो कॉमन सेंस आपको लगाना है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसीलिए हम अल्फा जो कंसीडर कर रहे हैं वो 2m v नॉट माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर को कंसीडर कर रहे हैं। ओके, सो आवर इक्वेशन वुड बी इन इट इज अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अल्फा x। ओके, तो हमारे पास में रीजन फर्स्ट और रीजन सेकेंड के लिए जब E एनर्जी लेस देन V नॉट है उस कंडीशन में हमारे पास में ये दो वेव फंक्शन आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ओके, तो कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा बाउंड्री कंडीशंस को यूज में लिया जाता है। बाउंड्री कंडीशन को यूज में लेने के साथ साथ में वेव फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी यूज में लिया जाता है। देखिए, फॉर ई लेस देन वी नॉट की कंडीशन के अंदर ध्यान दीजिए, इफ x गोज टू इंफिनिटी, इन दैट केस वी वुड गेट फॉर द psi 2 वी वुड गेट e रेज टू इंफिनिटी एंड de रेज टू माइनस ऑफ इंफिनिटी। फॉर x टेंस टू इंफिनिटी दिस टर्म गोज टू बी इंफिनिटी। ओके, और हमें मालूम है एज x टेंस टू इंफिनिटी psi मस्ट गोज टू बी 0। इसका मतलब फॉर द सेकेंड रीजन वेव फंक्शन के अंदर ये वाला टर्म नहीं आना चाहिए। अगर हम इस टर्म को यूज में लेते हैं तो उस कंडीशन में इनफाइनाइट वेव फंक्शन एक पर्टिकुलर केस में हमें मिलेगा जो कि वेव फंक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसओबे करता है। फॉर द सेकेंड रीजन वेव फंक्शन के अंदर c की वैल्यू 0 होनी चाहिए और इसीलिए हम रिक्वायर्ड वेव फंक्शन फॉर सेकेंड रीजन वुड बी de रेज टू माइनस ऑफ अल्फा x। अब हमें कांस्टेंट a, b और d की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, जिसे हम बाउंड्री कंडीशन की मदद से सॉल्व करेंगे। देखो, पोटेंशियल प्रॉब्लम जो था वो कुछ इस तरह का था।
दिस वॉज x इक्वल्स टू 0, ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है। तो व्हाट डज बाउंड्री कंडीशन सेज? बाउंड्री कंडीशन सेज दैट एट x इक्वल्स टू 0 psi1 इक्वल्स टू psi2 and d psi1 upon dx is equals to d psi2 upon dx। हमें इन्हीं बाउंड्री कंडीशन को यूज में लेते हुए हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखो क्या होगा। इक्वेशन नंबर 8 वुड बी इक्वेशन नंबर 9 फॉर psi1 इक्वल्स टू psi2। राइट इट एज a e रेज टू आयोटा k, x की जगह 0 रखा, प्लस b x की जगह 0, दैट इज d x की जगह 0। हमें क्या मिलेगा? a प्लस b इक्वल्स टू d। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। ओके, द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन इज डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 8 इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 9 एट x इक्वल्स टू 0। ओके, डिफरेंशिएट करो आप इक्वेशन नंबर 8 का, तो आपको मिलेगा आयोटा k a e रेज टू आयोटा के एक्स माइनस आयोटा के बे e रेज टू माइनस आयोटा के एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ d अल्फा e रेज टू माइनस अल्फा x। नाउ x इक्वल्स टू 0 भी रखना है, तो हमें मिलेगा आयोटा के a। ओके, हेंस वी वुड गेट okay, so this a minus b is minus of d alpha upon iota k, or we can write as iota d alpha upon k. This is our equation number 10. Now equation number 9 और equation number 10 को solve करके अपने को a और b की values को calculate करना है। equation number 9 और equation number 10 इन दोनों को add करने पर क्या मिलेगा? b से b कट हो जाएगा, हमें मिलेगा twice of a is d प्लस आयोटा d अल्फा अपॉन k, d टू बी ट्वाइस ऑफ k अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा इंटू a। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 11। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ b इज d 1 माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k. Okay, previously we have proved that d is 2k upon k plus iota alpha into k। इस d की वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको मिलेगा। अब आप अपने वेव फंक्शन पे ध्यान दीजिए। रीजन फर्स्ट का वेव फंक्शन था a e रेज टू आयोटा के एक्स, जिसमें ये वाला टर्म इंसिडेंट पार्टिकल को शो कर रहा है और ये वाला फैक्टर जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन को शो कर रहा है। हमने इस कॉन्स्टेंट्स में से d को ओमिट क्यों किया? देखिए, b और a के फॉर्मेट में हमें आंसर निकालना है, क्योंकि इंसिडेंट वेव फंक्शन का कोफिशिएंट है a और रिफ्लेक्टेड वेव फंक्शन का कोफिशिएंट है b। तो बेसिकली हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि कितना फ्रैक्शन उस वेव का रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जिसे r से डिनोट करते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। ओके, सो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज इंटेंसिटी ऑफ reflected probability current density and intensity of incident probability current density। ओके, सो बेसिकली आपको क्या करना है? दिस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज, देखो रिफ्लेक्टेड पार्ट का कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है अपने पास में? b, सो इट वुड बी b। इंसिडेंट वेव का कांस्टेंट क्या है? a, सो इट वुड बी a। और इंटेंसिटी का चाहिए हमें, तो इंटेंसिटी वुड बी मॉड ऑफ स्क्वायर। ओके, अब आपको इसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए, दिस b इज k माइनस आयोटा अल्फा अपॉन k प्लस आयोटा अल्फा, सो वी वुड गेट b बाय a टू b।
k minus iota alpha upon k plus iota alpha. Hence, reflection coefficient would be R, that is mod of k minus iota alpha upon k plus iota alpha का स्क्वायर. What would we get? We would get mod स्क्वायर खुलता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ, so it would be, और सिमिलरली डिनोमिनेटर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट k माइनस आयोटा अल्फा, वी वुड गेट 1. ओके, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई. इसका ये मतलब है कि 100% रिफ्लेक्शन हुआ है. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू का 1 आना हमें ये इंडिकेट करता है कि 100% रिफ्लेक्शन हुआ है. इसका मतलब जो भी पार्टिकल पॉजिटिव x दिशा की तरफ गति करता हुआ इस कांस्टेंट पोटेंशियल फील्ड में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, वो बेसिकली एंट्री नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो इस पोटेंशियल वॉल से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है. और 100% रिफ्लेक्शन हो चुका है, यानी कि जो भी पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है वो सारे के सारे पार्टिकल वापस रिफ्लेक्ट होके नेगेटिव x डायरेक्शन की तरफ ही जा रहे हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी E लेस देन V नॉट की स्थिति में पार्टिकल कभी भी पोटेंशियल बैरियर की हाइट को क्रॉस करके राइट साइड में नहीं जा सकता. और क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमारे पास में यही वैल्यू आई है. इसका ये मतलब है कि E लेस देन V नॉट की कंडीशन में क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट्स और क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट एग्जैक्टली मैच होते हैं. ओके, अब देखिए हम सेकेंड रीजन की बात करते हैं. सेकेंड रीजन के लिए वेव फंक्शन था डी ई रेज टू माइनस ऑफ अल्फा एक्स, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमें मॉड स्क्वायर मिलेगा. दैट वुड बी डी स्क्वायर ई रेज टू माइनस 2 अल्फा एक्स. से पहली चीज, दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है. इन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो आई है. इस नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू का आना ये इंडिकेट करता है कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग तो x ग्रेटर देन जीरो के अंदर पार्टिकल हो ही नहीं सकता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर x ग्रेटर देन जीरो के लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नॉन जीरो आती है. इस नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू का आना ये इंडिकेट करता है कि सेकेंड रीजन के अंदर प्रोबेबिलिटी के पाए जाने की कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी जरूर होती है. ओके, नंबर थर्ड केस इज दिस प्रोबेबिलिटी इज सिंस एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंटेड. ओके, ये प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है. तो ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे जैसे v नॉट की वैल्यू बढ़ेगी अल्फा की वैल्यू भी बढ़ेगी. क्यों? क्योंकि अल्फा हमने कंसीडर किया था 2m v नॉट माइनस ई अपॉन एच कट. ओके, तो v नॉट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट की रेट भी क्या होगी? बढ़ेगी. ओके, तो डिक्रीमेंट रेट भी इंक्रीज होगा, और इस डिक्रीमेंट रेट के इंक्रीज होने से अगर एक कंडीशन में v नॉट गोज टू इंफिनिटी देन दिस प्रोबेबिलिटी goes to e raised to minus of infinity, that would be 0. इसका मतलब पोटेंशियल की हाइट इनफाइनाइट होने पर ही सेकेंड रीजन के अंदर प्रोबेबिलिटी 0 होगी. अगर पोटेंशियल की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग सेकेंड रीजन में कण के पाए जाने की प्रायिकता भी फाइनाइट ही होती है. ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे द केस वेयर ई इज ग्रेटर देन वी नॉट. ओके, थैंक यू.